नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है और मैं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपको टाइटल देख करके चैनल का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चैनल जो है वो किस सब्जेक्ट या किस चीज़ से मुताल्लिक़ है। जी हाँ, ये इंग्लिश टीचिंग से मुताल्लिक़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीचिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन कभी भी नहीं रहा। ये एक्चुअली मेरा पैशन रहा है और मैंने एक अरसा गुजारा है इंग्लिश टीचिंग में एज़ अ पार्ट टाइम, या कि जब भी मुझे मौका मिला है मैंने अपना ये पैशन जो है वो पूरा किया है। अब दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो चैनल है, ये मोड ऑफ़ टीचिंग जो होगा वो उर्दू ज़बान में होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी तालिब इल्म कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अपनी मादरी ज़बान में ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उर्दू जिनकी मादरी ज़बान नहीं होगी। बहरहाल ये हमारी कौमी ज़बान ज़रूर है और तकरीबन सभी लोग जो है वो इसको समझ लेते हैं। तो आइए हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ये चूँकि पहली वीडियो है तो लिहाजा इसमें ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी जो है वो हमारा सेशन होगा। तो आइए पहले इंग्लिश लैंग्वेज के जो दो पहलू हैं, जो अहम पहलू हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है इसका इंग्लिश लैंग्वेज का, एक पार्ट तो है रिटन एक्सप्रेशन और दूसरा है स्पोकन इंग्लिश का। तो दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं स्पोकन इंग्लिश पे बात करते हैं। स्पोकन इंग्लिश जो है एक्चुअली वो उसका अपना एक तरीका है। इस सिलसिले में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक छोटे से बच्चे की, 2, 3 या 4 साल का बच्चा। 4 साल का बच्चा अगर एक फैमिली में, किसी उर्दू बोलने वाली फैमिली में पैदा होता है, वहाँ ग्रो अप करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस ज़बान को, उर्दू ज़बान को बोलना शुरू कर देता है। इब्तिदा में अल्फाज टूटे फूटे बोलता है, फिर सही अल्फाज बोलना शुरू करता है, फिर फ्रेजेस बोलना शुरू करता है और फिर एक स्टेज पे आकर के सेंटेंसेस भी बनाना शुरू कर देता है। और ये जो है वो उसको बग़ैर किसी टीचर के बग़ैर या किसी किताब के बग़ैर या किसी इदारे के इंस्टीट्यूशन के बग़ैर जो है वो सीख जाता है। इसी तरीके से ऐसा ही एक बच्चा अगर सिंधी बोलने वाली फैमिली में पैदा होता है, ग्रो अप करता है, तो वो सिंधी बोलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क की जो और ज़बानें हैं, पश्तो हैं, बलोची हैं, पंजाबी है, और तो वहाँ भी यही सूरत हाल होती है। चाइनीज़ है फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में, जर्मन है, स्पेनिश है और दूसरी लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक है। तो वहाँ भी बच्चा जो होता है वो वही ज़बान जिस फैमिली में या जिस ज़बान बोलने वाली फैमिली में वो पैदा होता है, ग्रो अप होता है, तो वो सीख जाता है। और वही होते ही पोजीशन कि वो ना तो उसने कोई किताब पढ़ी हुई होती है उस वक्त, ना उसने किसी उस्ताद से तालीम ली हुई होती है, ना वो किसी इदारे में गया हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी उस ज़बान को सीख जाता है। क्या वजह है? मेरी उम्र 60 साल हो गई है, मैं चाइनीज़ के 2 अल्फाज भी जो है ना वो नहीं बोल पाता या समझ पाता। तो वो 4 साल का बच्चा कैसे ठीक ठाक चाइनीज़ पढ़ लेता है या बोल लेता है? पढ़ नहीं लेता, बोल लेता है और समझ लेता है। इसी तरीके से दूसरी ज़बानों का भी यही हाल है। तो स्पोकन इंग्लिश जो है उसका ताल्लुक़ मेनली सुनने से है। जिस ज़बान को जितना आप सुनते हैं उतना ही बोलना सीख, तो उतना ही वो उस ज़बान को बोलना सीख जाता है। ऐसा ही होता है ना? तो लेकिन उस वक्त तक उसको ना तो किसी किताब की ज़रूरत होती है, ना उस्ताद की ज़रूरत होती है,
ना स्कूल की ज़रूरत होती है, और वो सिर्फ सुन सुन के ही उस लैंग्वेज को सीख जाता है। जबकि रिटन एक्सप्रेशन जो है वो उसका मामला ज़रा डिफरेंट है। रिटन एक्सप्रेशन में ये होता है कि जितना आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग जो है वो रीडिंग पे डिपेंड करती है। जिस तरह से स्पोकन जो है वो लैंग्वेज वो लिसनिंग पे डिपेंड करती है। तो जितना आप रीड करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको इंग्लिश की समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन मीनवाइल आपको उसके जो बुनियादी उसूल हैं, रूल्स हैं या ढांचे हैं, वो उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि हम आपको इन वीडियोस में आगे चल कर के पूरी तरह से इनकी वजाहत करेंगे या आपको एक तरह से पढ़ाएंगे। तो अब रीडिंग में भी वही मैटर है कि क्या रीड करें, क्या पढ़ें। तो फिर वही बात है कि जिस सब्जेक्ट या टॉपिक में आपको दिलचस्पी है उसी से मुताल्लिक रिलेटेड जो स्टफ़ है, जो आर्टिकल्स हैं या न्यूज़ हैं, वो पढ़ें। अंग्रेज़ी का एक अखबार ले लें, इतवार के दिन बहुत बड़ा अखबार होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उनको जो है वो आप रीड करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ें। अगर आपको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है तो पॉलिटिक्स की न्यूज़ पढ़ें। इसी तरीके से अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो साइंस से मुताल्लिक न्यूज़ पढ़ें। तो जिस शोबे में या जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट में आपको दिलचस्पी है उसको अगर पढ़ेंगे तो आप उसको दिलचस्पी से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिखना भी सीख जाएंगे। तो ये दो पहलू थे जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थे। तो इसके बाद जो है वो अब हम मुख्तसरन जो है वो आगे चलकर अपनी वीडियो में आपको बताएंगे बुनियादी तौर पर लैंग्वेज के बारे में। तो नाज़रीन, हम बाकायदा तौर पर अपने लेसन का आगाज़ करते हैं, और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये लेसन जो है वो जर्नी फ्रॉम लेटर टू सेंटेंस से मुताल्लिक है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड या जी तक। इन 26 लेटर्स को हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। इन 26 में से 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम वॉवेल्स कहते हैं। इसके अलावा भी 2 लेटर्स हैं, वाई और डब्ल्यू। इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। तो बाकी जो लेटर रह जाते हैं तकरीबन 19, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 26 लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ऐसा हम क्यों करते हैं? वॉवेल्स अलग और कॉन्सोनेंट्स अलग। तो चूँकि वॉवेल्स का अपना एक रोल होता है,
एक किरदार होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसलिए हम उनको कॉन्सोनेंट्स से अलग करके उनकी अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। वो रोल या वो अहमियत कॉन्सोनेंट्स की या वॉवल्स की क्या है, पर्टिकुलरली वॉवल्स की, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वॉवल्स का जो फंक्शन है, आमतौर पे दो काम वॉवल्स करते हैं। एक तो कॉन्सोनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर वर्ड बनाते हैं, वो वर्ड जो बाकायदा फिर एक मीनिंग देता है। फिर लेटर्स का वो मजमूआ जिसमें वॉवल्स भी शामिल होते हैं, या कम से कम एक या दो वॉवल शामिल होते हैं, या और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो वर्ड बनाते हैं और वर्ड बाकायदा कोई मीनिंग देते हैं। और फिर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उस वर्ड की साउंड को बनाने में वॉवल्स का अपना किरदार होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दो कॉन्सोनेंट्स मैंने लिखे, एच और टी। अब इनको मिला के अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, फ़र्ज़ करें इसमें मैं बीच में डी भी लिख देता हूँ, तो अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये किसी एब्रीवेशन की तरह ही पढ़ सकते हैं आप इसको, एच डी टी। वर्ड बाकायदा कोई ये नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप एच और टी के दरमियान में ए लगा देते हैं, तो एक तो ये है कि लेटर्स के या तीन लेटर्स के इस मजमूए की बाकायदा कोई आवाज़ बन गई और ये हैट पढ़ा जाएगा, और ये बाकायदा एक लफ्ज़ बन गया जिसके मायने हैं बाकायदा। हैट आपको पता होगा, एक किस्म की टोपी जो सर पे पहनी जाती है। फिर उसमें अगर आप एच और टी के दरमियान में ओ लगा देते हैं तो एक डिफरेंट वर्ड बन गया जिसकी डिफरेंट मीनिंग है और डिफरेंट साउंड भी है। हैट से ये हॉट हो गया, हॉट। फिर अगर हमने इसमें आई लगा दिया एच और टी के दरमियान में, तो ये बिल्कुल एक अलग लफ्ज़ बन गया। इसकी साउंड भी कदरे मुख्तलिफ है और इसकी मीनिंग भी मुख्तलिफ है। सिमिलरली एच यू टी, हट, इसकी भी साउंड मुख्तलिफ हो गई और ये एक अलग लफ्ज़ बन गया और इसकी एक अलग मीनिंग बन गई। तो समझ में आ गया होगा आपके कि वॉवल्स की क्या अहमियत होती है। दो मेन फंक्शन हैं इनके। एक तो ये कि ये साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं, दूसरा लफ्ज़ को बनाने में मददगार होते हैं। इनके बगैर लफ्ज़ नहीं बनते। तो ये वॉवल्स का फंक्शन हो गया। कॉन्सोनेंट भी बता दिया आपको। तो ये लेटर की कहानी हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई। लेकिन लेटर में अभी वाई और डब्ल्यू की बात बाकी है। वाई और डब्ल्यू को कॉन्सोनेंट शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि ये इंग्लिश में कई जगहों पे जो मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो इन पे जो कॉन्सोनेंट्स पे, बाकी कॉन्सोनेंट्स पे अप्लाई होते हैं, वो वाई और डब्ल्यू पर नहीं होते। स्पेशली वाई जो है ये हाफ वॉवल भी कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वॉवल के बगैर कोई लफ्ज़ बनता नहीं है, लेकिन वाई में वो क्वालिटी है कि जो बाकी 5 वॉवल्स के बगैर भी वर्ड बना लेता है।
फॉर एग्जाम्पल बाय, माय, स्काई, फ्लाई। तो आप देखें कि ये बाकायदा सब के सब चारों अलग अलग अल्फाज हैं, इन चारों की अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इन चारों में उन 5 वॉवेल्स में से जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उन 5 वॉवेल में से कोई भी एक वॉवेल इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, और जबकि वाई की मदद से हमने ये लफ्ज़ बना ली है, तो वाई को भी हम हाफ वॉवेल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। अब हम आते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड क्या होता है? वर्ड माने लफ्ज़। एक या एक से ज़्यादा लेटर्स जब मिलते हैं और कोई मीनिंग देते हैं तो वर्ड बनता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि एक या एक से ज़्यादा, एक मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी अपनी मीनिंग भी है। आ जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता है। आय जो है वो मैं की मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इनको सिंगल लेटर वर्ड भी कह सकते हैं। बाकी एक से ज़्यादा लेटर्स के जो वर्ड हैं, 2, 3, 4, 5, 7, 8 जो भी, मतलब, तो वो आप मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वर्ड के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा अहम है बताने वाली, वो ये है कि जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वो सब की सब वर्ड्स की 9 किस्मों में से होती है। यानी जितनी भी इंग्लिश लिखी हुई है कहीं पर भी, या आपने पढ़ी है या आपने बोली है, उसका हर लफ्ज़ जो है वो वर्ड की इन 9 किस्मों में से किसी एक किस्म के ज़िम्रे में ज़रूर आएगा। इन 9 में से 8 को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, preposition, conjunction और इंटरजेक्शन। कहने का मकसद ये है कि अंग्रेज़ी का हर लफ्ज़, पूरे आर्टिकल होते हैं, लंबे लंबे पूरी किताबें होती हैं, पूरी न्यूज़ आइटम होता है,
तो उसका हर लफ्ज़ इन 9 किस्मों में से किसी एक किस्म में ज़रूर होता है। या तो वो लफ्ज़ नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, वरना एडवर्ब होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा, या प्रेपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, या फिर इंटरजेक्शन होगा। तो ये 8 अल्फाज जो हैं, या अल्फाज की जो 8 अक़साम हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। आगे चलकर हम अपनी वीडियोस में, अपने लेसन्स में इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इनकी बहुत ज़्यादा किस्मों पे नहीं जाएंगे। इनके सिर्फ डेफिनेशन आपको बताएंगे और इनके इस्तेमाल में जो एहतियात करने की ज़रूरत है, या जो हम गलतियां करते हैं, या जो अहम पॉइंट्स होंगे, टिप्स जो होंगे, सिर्फ वो देंगे आपको। तो ये आपने देख लिया कि 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और ऊपर चूँकि हमने अल्फाज की 9 अक़साम का ज़िक्र किया है, तो 9वीं जो किस्म है लफ्ज़ की, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुमार नहीं होती, लेकिन आर्टिकल कहलाती है। तो जो अल्फाज है वो अगर इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ भी नहीं है तो फिर आर्टिकल ज़रूर है। आर्टिकल के बारे में भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच है के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसकी डेफिनेशन बताएंगे मुख्तसरन बिल्कुल, और फिर इसके सही इस्तेमाल का तरीका बताएंगे। इसकी बहुत ज़्यादा किस्मों की डिटेल में नहीं जाएंगे हम, तो ताकि आपका जो है वो आप इसको सही तरह से समझ सकें। तो ये अल्फाज की 9 किस्में हो गई। लफ्ज़ की या वर्ड की जो डेफिनेशन है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो वर्ड का जर्नी भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब जो है वो वर्ड्स का जो मजमुआ है, लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक चीज़ है फ्रेज, दूसरी है क्लॉज, तीसरा है सेंटेंस। तो अल्फाज का जो मजमुआ होता है या तो फ्रेज होता है, या क्लॉज होती है, या सेंटेंस होता है। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी अब डिस्कस करते हैं। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। पहले हम फ्रेज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकायदा सेंटेंस पे आ जाएंगे। क्लॉज को मुख्तसरन आपको बता तो देंगे, लेकिन ये जो है वो एक एडवांस लेवल का मामला है, और आपको फिर जब हमारे एडवांस लेसन्स होंगे एडवांस कोर्सेज़ के लिए, तो उनमें इनकी डिटेल्स आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं हम फ्रेज के ऊपर। फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमुआ है कि जिसकी जो मीनिंग तो देता है, जिसके मायने तो होते हैं, लेकिन मफ़हूम जो है वो गैर मुबहम होता है या अधूरा होता है। उसका मफ़हूम मुकम्मल नहीं होता, यानी जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो बज़ाहिर मुकम्मल मालूम नहीं होती, क्योंकि फ्रेज़ अपनी जो मफ़हूम है वो उस वक्त मुकम्मल करता है कि जब वो किसी सेंटेंस का हिस्सा बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ये मैंने 3 अल्फाज लिखे हैं, इन द कॉर्नर। अब इन तीनों अल्फाज के बाकायदा मायने बनते हैं, लेकिन मफ़हूम मुकम्मल नहीं है, गैर मुबहम सा है। अगर सिर्फ इतना ही कह दें आप इन द कॉर्नर, तो आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात पूरी नहीं है, अधूरी बात है। लेकिन यही 3 अल्फाज इसी तरतीब के साथ एक किसी सेंटेंस का जब हिस्सा बनेंगे तो फिर ये कंप्लीट सेंस देंगे, कंप्लीट मफ़हूम देंगे। ये एक वर्ब फ्रेज़ है, सॉरी, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब हुआ नक़ब लगाना, यानी किसी जगह पर गैर कानूनी तरीके से या ज़बरदस्ती दाखिल होना, उसको ब्रेक इनटू कहते हैं। अब ये एक लफ्ज़ तो नहीं है ना, ये 2 अल्फाज हैं, ये दोनों मिल कर के ये मीनिंग देते हैं। सिर्फ इनटू की ये मीनिंग नहीं हो सकती, या सिर्फ ब्रेक की ये मीनिंग नहीं हो सकती। जब ब्रेक और इनटू आपस में मिलते हैं तो फिर इनकी ये मीनिंग बनती है। और ये जब किसी सेंटेंस का हिस्सा बनेंगे तो बाकायदा एक मुकम्मल मफ़हूम के साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं। ये 2 अल्फाज है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब परवरिश करना, पालना। ये भी 2 अल्फाज का मजमूआ है। ब्रिंग के माने परवरिश करना नहीं हो सकते, अप के माने नहीं हो सकते, लेकिन जब ये 2 लफ्ज़ मिलते हैं तो इनकी मीनिंग ये बनती है। तो ये भी एक तरह से फ्रेज़ है, 2 अल्फाज का मजमूआ है। अल्फाज का मजमूआ की जो किस्म फ्रेज़ होती है उसकी मैंने आपको 3 मिसालें समझा दी हैं। ठीक है, तो फ्रेजेस आते रहेंगे आगे। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनमें जहाँ जहाँ फ्रेज़ आएंगे वो उनकी निशानदेही और करेंगे आपको, तो आपकी समझ में बात जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से और आ जाएगी। इसके बाद आती है क्लॉज। क्लॉज एक्चुअली एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। इसकी 2, 3, 4 किस्में होती हैं, उनमें हम नहीं जाते। कोऑर्डिनेट क्लास होती है, सबऑर्डिनेट क्लास होती है, इसी तरीके से 2-3 इसकी किस्में होती हैं। तो वो जब बाकायदा क्लॉजेस हम पढ़ेंगे तब उसमें जाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन के तौर पे कि ये एक लॉन्गर सेंटेंस का हिस्सा होती है, बड़े सेंटेंस का हिस्सा होती है क्लॉज। और आम तौर पे 2 या 3 क्लॉजेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। और जो लफ्ज़ जोड़ता है वो अभी जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कुछ देर पहले, वो कंजक्शन कहलाता है। ठीक है ना। 1-2 मिसालें मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ। देखिए, माय फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माय मदर इज़ अ टीचर। तो ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें 2 क्लॉजेज हैं, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। मीनिंग तो कंप्लीट है इसकी, मफहूम भी कंप्लीट है, लेकिन इस कंजक्शन को जोड़ने की वजह से ये दोनों क्लॉजेस एक सेंटेंस का हिस्सा बन गए। जब ये एक सेंटेंसेस में इस तरह से आ जाती हैं
तो फिर ये क्लॉज कहलाती है। वैसे तो ये अलग अलग एक सेंटेंस भी है। माई फादर इज़ ए डॉक्टर एक कंप्लीट सेंटेंस है। माई मदर इज़ अ टीचर एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन एक कंजक्शन से जब हमने जोड़कर इनको एक लॉन्गर सेंटेंस बना दिया तो फिर इनको हम क्लॉज कहेंगे। देखिए, द बॉय हु इज wearing blue jeans is my brother. The boy who is wearing blue jeans is my brother. तो अब इसमें ये जो हिस्सा है ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और हु जो है यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये दोनों सेंटेंसेस को जब मिला दिया, द बॉय इज़ माई ब्रदर, तो विच बॉय हु इज़ वेयरिंग ब्लू जीन्स। तो ये दोनों जो है वो द बॉय इज़ माई ब्रदर ये एक क्लॉज है। दूसरी क्लॉज जो है हु इज़ वेयरिंग ब्लू जीन्स ये दूसरी क्लॉज है। तो ये दोनों क्लॉज मिल करके एक सेंटेंस बना है। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल में क्लॉजेस वगैरह का आता है, इसलिए सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पे या सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको, चूँकि हम अल्फाज के मजमूए की किस्मों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें पहले हमने फ्रेज़ को डिस्कस किया, उसके बाद क्लॉज को डिस्कस किया, तो इसलिए आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी था। और ये जो है वो इसके बाद सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा हम चूँकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और सेंटेंस को बाकायदा डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको बहुत सारी बुनियादी चीज़ें बताएंगे। तो जब तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसी के सामने जो है वो राइट साइड पर बेल आइकॉन बनी हुई है, तो उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको होगा और वो ये होगा कि जब जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे YouTube पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिलेगा और आप टाइमली हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे चल कर के हम अपने इस चैनल पर बाकायदा कोर्सेज़ का भी आगाज़ करेंगे जो सेकेंडरी लेवल के लिए भी होंगे, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए भी होंगे और एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे। तो अगली वीडियोस तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।